You're a puppy dog. Show them all what. हेलो गाइस, डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग से संबंधित एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको अलग अलग ड्राफ्ट्स तैयार करके दिखाने वाली हूँ, जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होने वाले हैं। जब भी आपको ये एक अच्छा लॉयर बनना चाहते हैं, तो यह आपसे आशा की जाती है कि आप अच्छे से ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर एवरी person whether he may be pleader or not. And drafting is an art of drafting the legal documents. जैसे कि आप जानते हैं कि जो ड्राफ्टिंग होती है वो किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने की एक कला होती है। आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्लेंट का ड्राफ्ट तैयार करके दिखाया था, जो रिकवरी ऑफ डेब्ट से संबंधित था। आज उसी ड्राफ्ट का एक रिटर्न स्टेटमेंट मैं आपको तैयार करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी प्लेनिंग के दो भाग होते हैं, प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। किसी भी प्लेंट के द्वारा वादी अपने केस से, अपने वाद से कोर्ट को अवगत करा सकता है और अपने सूट को कोर्ट के द्वारा रजिस्टर भी करवा सकता है। और जैसे ही आप वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो कोर्ट के द्वारा प्रतिवादी को समन भेजे जाते हैं और यह कहा जाता है कि इस तरह से आपके विरुद्ध एक वाद दायर किया गया है। आपको इस अदालत में अपनी एक रिटर्न स्टेटमेंट लेकर प्रस्तुत होना है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो किसी भी प्लीडिंग के अंदर दो भाग देखने को मिलते हैं, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। तो जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो प्रतिवादी की प्लीडिंग कहलाती है, क्योंकि जैसे वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसका जवाब देकर प्रतिवादी को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना है। तो यहाँ पर प्रतिवादी अपने उस वाद पत्र का जो प्लेंट के द्वारा फाइल किया गया है वह जवाब कैसे देगा, उसके बारे में आपको मैं अवगत कराऊंगी। तो जब भी आप रिटर्न स्टेटमेंट की बात करते हैं तो परफॉर्मा आपका सेम ही रहेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उस माननीय अदालत का नाम जहाँ पे आप वाद प्रस्तुत करने वाली हैं, उसके बाद सूट नंबर, देन आफ्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज। ये सब मैंने आपको प्लेंट में भी बताया था। तो वो जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इन द दिल्ली हाई कोर्ट न्यू दिल्ली, जैसे मैंने क्योंकि वहाँ पे वाद प्रस्तुत किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद मैंने आपको बताया था सूट नंबर और उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, क्योंकि यहाँ पे पार्टीज एक्स और वाई जो भी है उस पार्टीज की पूरी डिस्क्रिप्शन आपको देनी है। जैसे कि यहाँ पे क्योंकि पार्टी का मेरा नाम है एक्स, तो आप उस पार्टी एक्स की पूरी डिस्क्रिप्शन, जैसे कि वहाँ पे आपको याद है मैंने जो प्लेंट आपको फाइल करवाया था उसमें हमारी पार्टी एक कंपनी थी जो ABC नाम की कंपनी थी और जो कंपनी एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड थी, और वहाँ पे जो वाद था वो उस कंपनी के डायरेक्टर के थ्रू पेश किया जा रहा था। तो वही सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ भी देनी होगी। वर्सेस मतलब बनाम किसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा रहा था, XYZ कंपनी के खिलाफ। तो यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन मैंने आपको प्लेंट में करवाई थी वही डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ भी देनी है। जब भी आप वादी और प्रतिवादी की डिस्क्रिप्शन देंगे तो आगे जाकर आपने, जैसे मैंने देखा है यहाँ पर आपको दिखा रखा है, वादी की डिस्क्रिप्शन देने के पश्चात आगे डोट लगाकर आपको प्लेंटिफ मतलब वादी, यदि एक से ज़्यादा वादी हैं तो वादी नंबर 1 और वादी नंबर 2, और वर्सेस मतलब बनाम किसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया था, डिफेंडेंट के विरुद्ध। तो इसी प्रकार से डिफेंडेंट, तो ये सब चीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद आपको अपनी बात कहनी शुरू करनी है। तो क्योंकि वहाँ पे वादी अपनी बात कह रहा था, यहाँ पे प्रतिवादी अपनी बात कहेगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट। यहाँ पर प्रतिवादी के द्वारा यह कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि प्रतिवादी जब यहाँ पे जवाब देगा तो यहाँ पर जितने भी वाद पत्र में जितने भी क्लोज दिए गए थे, जितने भी पैराग्राफ दिए गए थे, यहाँ पर एक एक करके हर पैरे का जवाब देना होगा। सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि जो जो पैराज हैं, जितने भी पैराज हैं, जैसे आपने शुरुआत कर दी पैरा नंबर 1 से, तो आप उसे सही मानती है नहीं मानती है, आप उसे एडमिट करती नहीं करती हैं। उसकी यदि आप एडमिट नहीं करते हैं तो आप उसे डिनाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी आप वाद पत्र का जवाब देंगे, जो रिटर्न स्टेटमेंट देंगे, आप उसको या तो एक्सेप्ट करेंगे, एडमिट करेंगे, या फिर उसे डिनाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा 1 ऑफ द प्लेंट आर करेक्ट एंड एडमिटेड, क्योंकि प्लेंट के पैरा 1 को मैं करेक्ट मानती हूँ और उसको मैं एडमिट भी करती हूँ। इसी प्रकार पैरा 2 के जो कंटेंट्स हैं जो प्लेंट में दिए गए थे उसको भी मैं एडमिट करती हूँ। तीसरा पैरा जैसे मैंने दिया हुआ है, कंटेंट्स ऑफ पैरा 3 of the plaint are
एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, या क्योंकि पैरा 3 के अंदर जो कंटेंट दिए गए थे, क्योंकि मैं उसे सही नहीं मानती और वो गलत मान रही हूँ, तो इसलिए मैं उसे डिनाई करना चाहती हूँ। तो कैसे देंगे आप? द कंटेंट्स ऑफ पैरा 3 आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट एंड आर डिनाइड। आपको एक एक करके सभी पैरास का जवाब देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ पैरा 4 का, दैट द डिफेंडेंट एडमिट्स दैट द पैरा 4 ऑफ द प्लेंट जो है, क्योंकि वो पूरी तरह से सही नहीं है, वो कुछ एक्सटेंट तक सही था, तो मुझे यहाँ पर मैं कैसे अपनी बात को कह सकती हूँ कि जो पैरा 4 है जो प्लेट के अंदर दिया गया था वो कुछ एक्सटेंट तक सही है, और वो कहाँ तक सही है वो मेरे को बताना होगा कि कंटेंट्स ऑफ पैरा 4 ऑफ द प्लेट आर करेक्ट। भी वो करेक्ट है, वो इस एक्सटेंट तक करेक्ट है कि यहाँ पर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, परंतु यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन करनी थी उसको, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसने डिफेंडेंट को सौंप दिया था। परंतु डिफेंडेंट यह कहना चाहता है कि यहाँ पे प्लेंटिफ ने ऐसा नहीं किया था, उस कंस्ट्रक्शन को, उसको कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट तो दिया गया था परंतु उसने उसको हैंडओवर नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि पैरा 4 के अंदर आपको कैसे देने हैं यहाँ पर कि कंटेंट्स ऑफ पैरा 4 ऑफ द प्लेंट आर टू द एक्सटेंट दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वाज गिवन। भी ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग के लिए था वो तो दिया गया था, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, बट डज नॉट एडमिट, परंतु मैं इस बात को एडमिट नहीं करता कि डिफेंडेंट हैंडेड ओवर द पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसने डिफेंडेंट को वो कंस्ट्रक्शन करके उस बिल्डिंग का पोजेशन सौंप दिया था। इसी प्रकार पैरा 5 पे आई है, जब अब पैरा पर डिफेंडेंट जो है वो एक्शन को नकारना चाहता है। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, पैरा 5 ऑफ द प्लेंट इज इनकरेक्ट। वो इनकरेक्ट है, मैं भी इसको भी डिनाई करती हूँ। क्यों डिनाई करती हूँ आप इसके बारे में दे सकते हैं, क्योंकि सूट हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली वैल्यूड फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कोर्ट पर्पज जो कोर्ट फी उसको पे करनी थी उसके हिसाब से जो कोर्ट का जुडिक्शन है, जो वैल्यू सब्जेक्ट मैटर है, वो सही नहीं है। तो आप इस प्रकार से अपनी बात को कह सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप देखें तो यहाँ पर कुछ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस भी आप ले सकते हैं, जैसे कि दैट द सूट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन, क्योंकि मैंने वहाँ पे मुकदमा जो फाइल किया था वो लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशन मेरी एक्सपायर हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं, दैट द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन अंडर द आर्टिकल ऑफ दैट ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। उसके अंदर आपको देखना होगा कि जो भी लिमिटेशन एक्ट है, जो परिसीमा अधिनियम है, उसका कौन सा आर्टिकल इस बारे में संबंधित है, बारे में बात करता है। और वहाँ पे ये कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे ये लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है, इसलिए ये जो सूट है इसको डिसमिस किया जाना चाहिए। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज़ नो जुरिडिक्शन। और यहाँ पे क्योंकि मैंने वहाँ पे प्लेंटिफ ने ये शो करने की कोशिश की थी कि जो प्लेंटिफ है उस वहाँ पे वो जो मुकदमा फाइल कर रहा है वो उसके जुडिक्शन में है, मान्य अदालत के जुडिक्शन में, चित्राधिकार में है। परंतु मैं डिफेंडेंट क्या कहना चाह रहा है कि इस मान्य अदालत को इस मुकदमे को लेने का कोई चित्राधिकार नहीं है, उसके लिए आप कोई भी कारण दे सकते हैं। इसके अलावा दैट द सूट हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली वैल्यूड, भाई क्योंकि जुडिक्शन के हिसाब से इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका पेक्यूनियरी जुडिक्शन इस मान्य अदालत का इतना है और यहाँ पे इससे ये परे है, तो ये भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉज ऑफ एक्शन इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। इन सब बातों को कहने के बाद आप ये कह सकते हैं कि इस मान्य अदालत के द्वारा इस मुकदमे को खारिज किया जाना चाहिए, रिजेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मान्य अदालत के पास इस मुकदमे के लेने का जुडिक्शन ही नहीं है। का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रकार के प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन जो आपको सही लगते हैं वह आप अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारे प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, तो आप उन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। तो इसके अलावा जब ये आप प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन उठा देते हैं, ये सब चीज़ें कर देते हैं, इसके पश्चात जैसे ही आप जवाब देते हैं उसके बाद लास्ट में आपको डिफेंडेंट जो पार्टी है, क्योंकि इसमें रिटर्न स्टेटमेंट की पार्टी कौन है, डिफेंडेंट है, क्योंकि डिफेंडेंट के द्वारा फाइल की जा रही है, प्रतिवादी के द्वारा फाइल की जा रही है, तो यहाँ पर प्रतिवादी के साइन होंगे। यदि कोई प्रतिवादी अपने वकील के थ्रू जवाब दे रहा है तो नेचुरली वकील के भी साइन होंगे। तो ये सब पूरा का पूरा परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि आपका प्लेंट का था। फर्क ये है कि प्लेंट के अंदर वादी अपने वाद से कोर्ट को अवगत कराएगा और जबकि रिटर्न स्टेटमेंट के द्वारा प्रतिवादी उस मुकदमे का जवाब देगा। तो यह मैंने आपको प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बताया है। आशा है यह वीडियो आपके लिए सहायक साबित होगी। In case you have any doubt, you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.